वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले हमें सेक्शन 3.4 पढ़ना होगा, जो कि है अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें बताया गया है सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, यानी हमने अभी तक जो मेथड देखा उसमें हम लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व कर रहे थे। द ग्राफिकल मेथड इज नॉट कन्वीनियंट इन केसेस व्हेन द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज़ नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, यानी कि अगर कभी जो पॉइंट है, जो सॉल्यूशन है या फिर जिस पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है, अगर वो नॉन इंटीग्रल है, यानी कि पॉइंट में है 2.3 या फिर 1/3 इस तरह से हैं अगर, तो हम ग्राफिकल मेथड में बहुत ईजिली ऐसे पॉइंट्स को प्लॉट नहीं कर सकते और आंसर निकालने में भी हमें दिक्कत आएगी। सो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। इसलिए अगर ऐसे पॉइंट्स हमारे क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हैं तो अगर ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या कोई और तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाने का? जी हाँ, दूसरे जो अलजेब्रिक मेथड्स होते हैं उसमें हम इक्वेशंस को ही आपस में सॉल्व कर आंसर निकाल सकते हैं बिना ग्राफ की मदद लिए। सो इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से जो उसका काम कर सकती है उससे रिप्लेस कर देना। तो ऐसे ही इसी मेथड में हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन से निकालते हैं, और क्योंकि ये वैल्यू उसी वेरिएबल की है तो दूसरी इक्वेशन में हम उस वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसमें जो मेन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो है स्टेप 1, वी पिक आइदर ऑफ द इक्वेशंस, यानी दो दी हुई इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशन चुनते हैं। राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकालते हैं। स्टेप 2, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इनटू द सेकंड, यानी फर्स्ट इक्वेशन से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकाल ली। अब इस वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में रख देंगे और फिर एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसमें एक सेम टाइप का वेरिएबल होगा, यानी सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बनेगी और उसको हम सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर स्टेप 4, पुट वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल इनटू इक्वेशन 1 टू गेट वैल्यू ऑफ इट, और फिर ये जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड की है सब्स्टिट्यूशन से, इसकी वैल्यू पहली इक्वेशन में रखकर हम फर्स्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। इस तरह से ये मेथड काम करता है। इसके बाद एग्जाम्पल 8, इसमें बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाइए। तो क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस दी हुई थी जो कि कुछ इस तरह से दिख रही थी। तो हम इन इक्वेशंस के साथ ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को ओपन करें एंड देन सिंप्लीफाई करें। s - 7 इक्वल टू 70 - 49 इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। देन s और 70 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 70 इक्वल टू माइनस का 49 और वहाँ से आएगा प्लस का 7, सो माइनस का 42 हमारे पास बचेगा। इस माइनस के 42 को हम इक्वल टू किस तरफ लाएंगे तो प्लस का 42 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनली सिंप्लीफाइड इक्वेशन आएगी वो होगी s - 70 + 42 इक्वल टू 0। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है s + 3 इक्वल टू, यहाँ पे हम ब्रैकेट खोल देंगे 3t + 9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टर्म्स को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन आएगी s - 3t इक्वल टू 6। इसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए हमने सबसे पहले दूसरी जो इक्वेशन है इसको चुन लिया और यहाँ से हमने s की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। s की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 एंड ये 3t यहाँ चला जाएगा प्लस का 3t। सो यहाँ से s की वैल्यू हमने निकाल ली t के फॉर्म में, t वेरिएबल के फॉर्म में हमने s वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है, s इक्वल टू 6 + 3t। अब इस s की वैल्यू को हम जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें जहाँ जहाँ s है वहाँ पर हम ये वैल्यू रख देंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन में s की जगह हम 3t + 6 रख देंगे -70 + 42। अब ये जो इक्वेशन बनी है ये आप देख रहे होंगे कि सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बन गई है, यहाँ पर सिर्फ t यूज़ हुआ है। सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 4t = 48 और जहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। तो एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई। अब t = 12 आ रहा है, इस वैल्यू को हम जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन थी जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन के लिए एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकाली थी, यहाँ पर हमें t की वैल्यू पता चल गई है। सो t की वैल्यू यहाँ रख देंगे और s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। t की जगह हमने 12 रखा एंड 6, सो 12 3 36, 36 + 6 इक्वल टू 42। सो यहाँ से हमारे पास t की भी वैल्यू आ गई एंड s की भी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड काम करता है। इसके बाद एग्जाम्पल 9, let us consider example 2 in section 3.3, that is the cost of 2 pencil and 3 eraser is rupees 9. The cost of 4 pencil and 6 eraser is rupees 18. Find the cost of each pencil and each eraser. यानी कि यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी दी हुई इन्फॉर्मेशन से। सो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फर्स्ट जो इक्वेशन है 2x + 3y = 9, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली y के फॉर्म में। सो हमारे पास x की वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी x = 9 - 3y/2। इस वैल्यू को हम सेकंड जो इक्वेशन है यहाँ पर जहाँ जहाँ x वेरिएबल है वहाँ वहाँ हम ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। सो पुटअप करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा, 4 × x था, x की जगह हमने वैल्यू उसकी पुट कर दी 9 - 3y/2 + 6y = 18। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये सिंगल वेरिएबल की बन चुकी है जहाँ पर सिर्फ y आ रहा है, तो इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू जो है वो मिलेगी
18 इक्वल टू 18, यानी वेरिएबल की कोई वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पा रहे, बस ये प्रूफ हो रहा है कि हाँ ये जो दो इक्वेशन दी गई हैं ये एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही हैं, यानी कि इन दोनों के बीच इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे और कोई स्पेसिफिक वैल्यू y की एज अ सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर वी कैन नॉट ऑब्टेन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। दिस सब्स्टिट्यूशन हैज़ अराइजन बिकॉज बोथ द गिवन इक्वेशंस आर द सेम। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये दोनों ही इक्वेशंस जो हैं वो सेम हैं, क्योंकि अगर आप दूसरी इक्वेशन में 2 कॉमन ले लेते तो आपके पास बचेगा 2x + 3y = 9, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ही है। तो इसलिए इन दोनों के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इसलिए हमें इस तरह का देखने को मिला है सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, यानी किसी वेरिएबल की कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकल कर नहीं आई, बल्कि बस ये प्रूफ हो गया कि हाँ LHS और RHS बराबर हैं, यानी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं एक दूसरे को। इसके बाद एग्जाम्पल 10, लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल 3 ऑफ सेक्शन 3.2, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। यानी एग्जाम्पल 3 जो दिया था सेक्शन 3.2 में, उसमें 2 रेलगाड़ियों की इक्वेशन दी हुई थी। अब यहाँ हमसे पूछा है कि क्या दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो हमें जो 2 इक्वेशन दी गई थी वो कुछ इस तरह थी, x + 2y - 4 = 0, एंड दूसरी इक्वेशन थी 2x + 4y - 12 = 0। वी एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 को चुना और x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाली, 4 - 2y। इसके बाद ये जो x की वैल्यू आई है, इसे हम दूसरी जो इक्वेशन है यहाँ पर जहाँ x आ रहा है वहाँ हम x की ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। सो पुटअप करने के बाद हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, 2 × x की वैल्यू पुटअप की 4 - 2y + 4y - 12 = 0। अब ये आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ये सिंगल वेरिएबल में बदल चुकी है, यहाँ पर सिर्फ y का यूज़ हो रहा है, तो हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 8 - 12 = 0 - 4 = 0। ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, हम जानते हैं कि -4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि वेरिएबल की वैल्यू निकल कर नहीं आ रही है, सिर्फ नंबर आ रहे हैं, और नंबर भी एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, LHS और RHS अलग अलग आ रहे हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देयरफॉर द इक्वेशंस डू नॉट हैव अ कॉमन सॉल्यूशन। और इस तरह का अगर आपको देखने को मिलता है केस, तो आप बोल सकते हैं कि ये 2 इक्वेशन जो हैं इनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि दोनों क्रॉस नहीं करेंगी एक दूसरे को। इसके बाद एक्सरसाइज 3.3, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपको इक्वेशंस दी गई हैं, 2 इक्वेशंस का सेट दिया गया है, हर एक को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर सॉल्व करना है। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। यानी इन 2 इक्वेशन को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से, एंड देन उसके बाद y = mx + 3 में m की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़कर आपको इक्वेशंस बनानी है एंड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनको सॉल्व करके दिखाना है। सो आपने कंसेप्ट पढ़े हैं, हमने डिस्कस किया है कंसेप्ट्स को, आप वीडियो को पॉज करिए एंड एक बार कोशिश करिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं हो पाते हैं तो वीडियो को आप रिज्यूम कर सकते हैं एंड देन वी विल डिस्कस सॉल्यूशंस अहेड। वेलकम बैक। सो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशंस। सो यहाँ क्वेश्चन 1 जो आपको दिया गया था, इसमें पहला जो सेट ऑफ इक्वेशन दिया गया वो है x + y = 14 एंड x - y = 4। इसको हम जब सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो हमें पहली इक्वेशन ये दी है, दूसरी इक्वेशन ये दी है, तो हमने पहली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल ली जो कि आई y = 14 - x। इस y की वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में पुटअप कर दिया y के प्लेस पर, x माइनस ब्रैकेट में 14 - x = 4। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया तो हमारे पास आ गया x - 14 + x = 4। यहाँ पर हमारे पास आ गया 2x और 14 वहाँ चला गया, सो 4 + 14 18 हो गया, सो 2x = 18। यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 एंड इस x की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में रख दिया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई जो कि आई 5। सो इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर इस इक्वेशन सेट को सॉल्व कर लिया है, x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 5। अब अगला सेट ऑफ इक्वेशंस यहाँ पर दिया गया है आपको, पहली इक्वेशन है s - t = 3 एंड दूसरी इक्वेशन है s/3 + t/2 = 6। सो यहाँ आपको दूसरी इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रही होगी। सो यहाँ हमने पहली जो इक्वेशन है यहाँ से s की वैल्यू फाइंड आउट कर ली t के टर्म्स में, s की वैल्यू आ गई 3 + t। देन फिर हमने इस s की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ s आ रहा था वहाँ रख दिया, सो 3 + t/3 + t/2 = 6। फिर इसको सिंप्लीफाई किया हमने, नीचे क्योंकि फ्रैक्शंस थे तो हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम 6 आया, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ पर 3 का, एंड ये 6 चला जाएगा यहाँ पर 6 के साथ मल्टीप्लाई में। सो हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर आएगा 6 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो 2 3 = 6 देन प्लस 2t एंड देन 3t, सो 6 + 2t + 3t = 6 × 6। यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5t = 36 - 6 एंड देन t की वैल्यू आएगी 30/5 यानी कि 6। इस t की वैल्यू को हम इस वैल्यू में जो हमने सब्स्टिट्यूशन के लिए बनाई थी इसमें रख देंगे तो हमें s की वैल्यू मिल जाएगी 3 + 6 यानी 9। तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई और s की वैल्यू आ गई है सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके। इसके बाद थर्ड सेट ऑफ इक्वेशंस, पहली इक्वेशन हमें दी गई है 3x - y = 3 एंड सेकंड 9x - 3y = 9।
हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ किया और y की वैल्यू x के टर्म्स में पता कर ली 3x - 3। एंड देन सेकंड इक्वेशन में जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ हमने एंड सेकंड इक्वेशन में जहाँ जहाँ y आ रहा था वहाँ हमने y की ये वैल्यू पुटअप कर दी। तो हमारे पास कुछ इस तरह से दिखेगी इक्वेशन 9x - 3 ब्रैकेट में 3x - 3 = 9। ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9x - 9x + 9 = 9। सो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 0 = 0। ऐसा इसलिए आ रहा है, अब 0 = 0 इज़ अ राइट स्टेटमेंट, तो यानी स्टेटमेंट तो राइट है बट वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकल रही है। इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इन दोनों इक्वेशंस के, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन का ही एक मल्टीपल है। आप अगर 3 कॉमन निकाल लेंगे इसमें से बाहर तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ही मिल जाएगी इस तरह से। सो ये फर्स्ट इक्वेशन ही है जो सेकंड इक्वेशन में छुपी हुई है। सो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे और इसलिए इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इसलिए हमें यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिली बल्कि एक करेक्ट स्टेटमेंट मिल गया है 0 = 0। देन इस अगला सेट ऑफ इक्वेशंस जो है वो है 0.2x + 0.3y = 1.3 एंड सेकंड इक्वेशन है 0.4x + 0.5y = 2.3। यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन में जाएंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे y के टर्म्स में। सो 0.2x = 1.3 - 0.3y। अब नाउ वी विल मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड्स। ऐसा हम क्यों करेंगे वो आगे बताते हैं। अगर 2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ हम कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.4x = 2.6 - 0.6y। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये जो टर्म है 0.4x ये यहाँ पर सीधे तौर पर हमें दिख रही है, इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू निकालकर 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि सीधे तौर पर हमें 0.4x की वैल्यू मिल जाए। तो 0.4x की वैल्यू हमारे पास है 2.6 - 0.6y। इस 0.4x की वैल्यू हम सीधे तौर पर यहाँ पुट कर देंगे 0.4x की जगह। सो यहाँ हमने पुटअप की तो हमें सिंप्लीफाई करने पर कुछ ऐसा मिलेगा 2.6 - 0.6y + 0.5y = 2.3। सिंप्लीफाई करने पर हमें y की वैल्यू जो है वो 3 मिलेगी। इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे और हमें x की वैल्यू जो है वो 2 मिलेगी। सो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके इन सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो सेट ऑफ इक्वेशन है वो है √2x + √3y = 0 एंड सेकंड इक्वेशन √3x - √8y = 0। फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली, x = आया -√3/√2 × y। इस वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ पुटअप किया तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर आएगा √3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर -√3/√2 × y ब्रैकेट क्लोज -√8y = 0। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -3/√2 × y -√8y = 0। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें y जो है वो बाहर कॉमन आता हुआ दिखेगा। y को कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा -3/√2 -√8 = 0। अब यहाँ पर हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की तरह दिख रहा है कि एक स्प्लिटेड मिडिल टर्म है y और दूसरा है √3 और दूसरा है -3/√2 -√8। सो इन दोनों को हम 0 से इक्वेट करेंगे बारी बारी। सो हमें सॉल्यूशन कुछ इस तरह से मिलेंगे कि y की वैल्यू 0 मिलेगी इक्वेट करने पर 0 से, एंड देन x की वैल्यू, x क्योंकि यहाँ है ही नहीं, और x की वैल्यू क्योंकि y = 0 है तो x भी यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू भी 0 आएगी। सो x एंड y दोनों ही 0 हैं इस सेट ऑफ इक्वेशंस में। इसके बाद अगला सेट ऑफ इक्वेशन है 3x/2 - 5y/3 = -2 एंड दूसरी इक्वेशन है x/3 + y/2 = 13/6। सो यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया और x की वैल्यू y के टर्म्स में पता कर ली। 3x/2 = 5y/3 - 2। यहाँ से हमने इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम 3 आएगा एंड ऊपर हमारे पास बचेगा 5y - 6/3 और ये जो 3/2 था ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाकर 2/3 हो गया। सो हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर x की वैल्यू जो आएगी वो होगी 10y - 12/9। इस x की वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें मिलेगा 1/3 ब्रैकेट में x की वैल्यू 10y - 12/9 ब्रैकेट क्लोज प्लस y/2 = 13/6। इसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल में चेंज हो चुकी है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा एंड में y = 3। आपको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सॉल्व करने पर y की वैल्यू जो है वो 3 मिलेगी। इस y की वैल्यू को आप जब पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में तो आपको x की वैल्यू 2 मिलेगी। सो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो y = mx + 3। सो सबसे पहले हमें ये दो इक्वेशन इनका जो सेट है उसे सॉल्व करना है। सो सबसे पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करना चाहा। सो सबसे पहले हमने 2x की वैल्यू पता करी जो कि आ जाएगी 11 - 3y। अब सेकंड इक्वेशन में भी हमें दिख रहा है कि सीधे तौर पर 2x यूज़ हुआ है, तो इस 2x की जगह हम फर्स्ट इक्वेशन से ये जो 2x की वैल्यू आई है ये पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद हमें सिंप्लीफाइड करने पर मिलेगा 11 - 3y - 4y = -24। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पर हमें मिलेगा 11 - 7y = -24। देन 11 + 24
इक्वल टू 7y एंड देन 35 इक्वल टू 7y एंड y की वैल्यू हमें फाइनली मिलेगी 5। ये y की वैल्यू हम जब पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें x की वैल्यू पता चलेगी, x की वैल्यू आएगी -2। तो यहाँ हमें y मिला है 5 एंड x मिला है -2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस दी हुई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में रख देंगे। y की जगह रख देंगे हम क्या 5 एंड x की जगह रख देंगे -2। सो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। y इक्वल टू mx+3 दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमने y की जगह 5 रखा, सो 5 इक्वल टू m इंटू एक्स था, सो x की जगह -2 रखा +3। सो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे m की वैल्यू के लिए, सो हमें m की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी -1। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन 2 को भी सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके। इसके बाद क्वेश्चन 3 हमें वर्ड प्रॉब्लम्स पर बेस्ड अलजेब्रिक इक्वेशंस बनानी थी एंड देन उसके बाद उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखना था। तो यहाँ पर बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो हमने दो नंबर्स जो हैं वो मान लिए x एंड y। तो x और y के बीच में जो डिफरेंस है वो है 26। फिर बोला गया है वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, यानी पहला नंबर जो है या दूसरा नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो हमने मान लिया x इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y, यानी x 3 गुना है y का। दोनों दी हुई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने इक्वेशन बना ली हैं। अब इनको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें दूसरी इक्वेशन से x की वैल्यू पता चल रही है 3y। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में x जहाँ यूज़ हुआ है वहाँ पर पुटअप कर देंगे। सो हमें पुटअप करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2y इक्वल टू 26 एंड देन यहाँ पर सॉल्व करके हमें मिलेगा y इक्वल टू 13। इस y की वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे सेकंड इक्वेशन में जहाँ पर x की वैल्यू थी। सो हमें x की वैल्यू मिलेगी 39। सो इस तरह से हमें जो सॉल्यूशन है वो मिल गया है y इक्वल टू 13 एंड x इक्वल टू 39। सो ये वो नंबर हैं जिनके बारे में क्वेश्चन में बात की गई है कि दोनों के बीच का डिफरेंस 26 है और पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। इसके बाद सेकंड जो वर्ड प्रॉब्लम है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो ऐसे एंगल जो सम करने पर हमें 180 डिग्री देंगे। ऐसे जो एंगल्स होते हैं, पेयर होता है, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। सो क्वेश्चन में बोला गया है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल है हमारे पास x और y हमने मान लिए। इनमें से एक बड़ा है और एक छोटा, तो हमने मान लिया x बड़ा है y से। फिर बोला गया है द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, यानी जो बड़ा सप्लीमेंट्री एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, यानी x और y के बीच में जो डिफरेंस है वो है 18। सो हमने पहली इक्वेशन बना दी। इसके बाद बोला गया है फाइंड देम। सो अब दूसरी इक्वेशन का तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है, पर वो क्वेश्चन में छुपा हुआ है। क्वेश्चन बोला है 2 सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो दोनों का सम कितना होगा? x प्लस वाई 180 होगा। सो यही दूसरी इक्वेशन है हमारी। सो दूसरी इक्वेशन हमने बना दी x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहा। सो हमने फर्स्ट जो इक्वेशन है यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आएगी? 18 प्लस वाई। इस x की वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ पुटअप कर दिया। सो हमें देखने को मिलेगा 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा 18 प्लस 2y इक्वल टू 180। यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 81 एंड इस y की वैल्यू को जब हम पुटअप करेंगे x इक्वल टू 18 प्लस वाई में तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 99। तो इस तरह से हमने ये जो दो एंगल्स की बात की गई थी क्वेश्चन में उनको सॉल्व कर लिया है। x है 99 एंड y है 81। इसके बाद थर्ड वर्ड प्रॉब्लम द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट, यानी क्रिकेट टीम का एक कोच पहली बार शॉपिंग पर जाता है तो वो 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदता है 3800 रुपीज़ में। सेकंड टाइम जब वो शॉपिंग पर जाता है तो वो खरीदता है 1 बैट और 5 बॉल 1750 रुपये में। अब हमसे बोला गया है कि पता करिए कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। सो हमने दो इक्वेशंस बना दी। बैट का जो नंबर है इसे x मान लिया और जो बॉल का नंबर है उसे y मान लिया। अब पहली बार जब कोच शॉपिंग पर गए तो उन्होंने 7 बैट्स खरीदे यानी 7x प्लस उन्हें साथ में 6 बॉल खरीदी यानी 6y और दोनों की कीमत कितनी हुई? 3800। सो पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड टाइम जब कोच शॉपिंग पर गए तो उन्होंने 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी यानी 3x प्लस y और इन दोनों की कॉस्ट कितनी हुई? 1750। सो यहाँ पर दो इक्वेशन हमें मिल गई हैं। अब पहली इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकाली जो कि आई 3800 माइनस 6y/7। इस x की वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ रख दिया। सो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा 3 ब्रैकेट में 3800 माइनस 6y/7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, अंदर 3 का मल्टीप्लाई किया। सो हमें मिला 11400/7 माइनस 18y/7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। फिर इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे हम तो हमें एट द एंड हमें देखने को मिलेगा कि इस y की जो वैल्यू है वो आ रही है 50। और जब इस y की वैल्यू को हम पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में जहाँ हमने x की वैल्यू पता करी थी तो हमें वैल्यू देखने को मिलेगी x की एज 500। सो हम बता सकते हैं कि कोच ने जो बैट खरीदा है उस हर एक बैट की कीमत कितनी है? 500 और कोच ने जो बॉल खरीदी है उस हर एक बॉल की कीमत कितनी है? y की वैल्यू यानी 50। सो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके। इसके बाद फोर्थ जो वर्ड प्रॉब्लम है ये है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज, यानी एक शहर में टैक्सी चलती है। अब टैक्सी जो है ये
दो तरह के चार्जेस लेती है। एक जो चार्ज है वो है फिक्स्ड चार्ज, यानी आप कितना भी डिस्टेंस चलिए उतना चार्ज तो देना ही देना है। और दूसरा किस्म का जो चार्ज है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जितना ज़्यादा चलेंगे उतना ज़्यादा वो चार्ज बढ़ता जाएगा। तो दो तरह के चार्ज हैं, एक फिक्स्ड चार्ज और एक डिस्टेंस बेस्ड चार्ज। सो जो फिक्स्ड चार्ज है उसको हमने x मान लिया है, और जो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होता रहता है उसको हमने y मान लिया है। तो दोनों चार्ज मिलकर ही आपका किराया बनाएंगे। अब बोला गया है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी अगर 10 किलोमीटर चलते हैं, द चार्ज इज पेड 105 रुपीज़, यानी 10 किलोमीटर चलने पर 105 रुपये किराया दिया गया। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, वहीं दूसरी ओर 15 किलोमीटर चलने पर 155 रुपये किराया दिया गया। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। अब पूछा गया है कि किराया तो हमें बता दिया है, अब पूछ रहा है कि चार्जेस हमें बताओ कि फिक्स्ड चार्ज कितना दिया जाता है और डिस्टेंस बेस्ड जो चार्ज है वो कितना है इस टैक्सी के लिए। एंड 25 किलोमीटर अगर हम चलेंगे तो हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा। ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। सो हमने जो फिक्स्ड चार्ज है उसको x मान लिया है और जो डिस्टेंस बेस्ड चार्ज है उसको y मान लिया है। इक्वेशन अगर हम बनाएं तो फर्स्ट केस में जब 10 किलोमीटर चला था तो फिक्स चार्ज तो हमेशा फिक्स ही रहता है, सो हमने x मान लिया। डिस्टेंस वाला चार्ज डिस्टेंस के टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आएगा। सो डिस्टेंस वाला चार्ज फर्स्ट केस में 10 किलोमीटर चले थे, 10 इंटू डिस्टेंस वाला चार्ज y, और किराया कितना दिया था फर्स्ट केस में 105 रुपये, सो 105। इसी तरह सेकंड केस में हम देखें तो फिक्स्ड चार्ज जो है वो तो फिक्स ही रहेगा x, प्लस सेकंड केस में हम कितना डिस्टेंस चले थे 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर डिस्टेंस वाला चार्ज होगा 15y इक्वल टू किराया कितना दिया था 155। सो सेकंड इक्वेशन हमने इस तरह से बना दी। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके x की वैल्यू पता करते हैं। सो x की वैल्यू जो है y 105 माइनस 10y, इस वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में x की जगह पुटअप कर दिया, तो हमारे पास निकल कर आएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 10। इस y की वैल्यू को जब हम इस x की वैल्यू वाली इक्वेशन में रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी एज 5 रुपीज़। तो हम कह सकते हैं कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है 5 रुपीज़, और जो डिस्टेंस बेस्ड चार्ज है वो है 10 रुपीज़, यानी आप कितना भी चलिए 5 रुपये तो लगेंगे और हर किलोमीटर के लिए 10 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अब फिर क्वेश्चन ने पूछा था कि 25 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस तय करेंगे तो हमें कितना किराया देना पड़ेगा। सो फिक्स्ड चार्ज तो फिक्स ही है 25 किलोमीटर चलेंगे तो डिस्टेंस बेस्ड चार्ज कितना है 10 रुपये, तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 250, और प्लस फिक्स्ड चार्ज 5, तो 255 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसके बाद पाँचवीं वर्ड प्रॉब्लम है, अ फ्रैक्शन बिकम्स, यानी एक फ्रैक्शन है, अगर उसमें हम 2 जोड़ देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो उसकी वैल्यू 9/11 हो जाती है, और अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ देते हैं तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू 5/6 हो जाती है। अब पूछा गया है कि बताइए वो फ्रैक्शन क्या है। सो हमने फ्रैक्शन को मान लिया x/y। अब हमसे फर्स्ट केस में बोला गया कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह 2 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है 9/11। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस कंडीशन को तो हमें पहली हमारी इक्वेशन मिल जाएगी। फिर दूसरा जो केस दे रखा है उसमें बोला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 जोड़ देंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू 5/6 हो जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें हमारी दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। सो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। सो हमें जो पहली इक्वेशन हमारी मिलेगी वो होगी 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। जो दूसरी इक्वेशन मिलेगी सॉल्व करने पर दूसरा केस वो होगी 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया, y की वैल्यू पता कर ली। y की वैल्यू आएगी 11x प्लस 4/9। इस y की वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ रख दिया और फिर सिंप्लीफाई किया। सो हमें देखने को मिलेगा 6x माइनस 5 एंड देन ब्रैकेट में y था तो y की वैल्यू पुटअप कर दी 11x प्लस 4/9 इक्वल टू -3। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 5 का मल्टीप्लाई अंदर किया तो हमारे पास आया 6x माइनस 55x/9 माइनस 20/9 इक्वल टू -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी एज 7। इस x की वैल्यू को जब हम इस y वाली क्वेश्चन में रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी एज 9। सो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, न्यूमरेटर हमने माना था x, डिनोमिनेटर y, तो x/y, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 7/9, यानी जो क्वेश्चन में फ्रैक्शन की बात की गई है वो था 7/9। इसके बाद सिक्स्थ वर्ड प्रॉब्लम, 5 ईयर हेंस। 5 ईयर हेंस का मतलब आज से 5 साल बाद। सो 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी आज से 5 साल बाद जैकब जो कि फादर है उसकी एज जो है अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। फिर बताया गया कि 5 ईयर्स अगो, यानी 5 साल पहले जैकब की एज अपने बेटे की एज से 7 गुना थी। तो अब बताइए प्रेजेंट में जैकब और उसके बेटे की उम्र कितनी है। सो यहाँ हमने मान लिया कि जैकब की जो आज यानी प्रेजेंट में एज है वो है x और उसके बेटे की जो प्रेजेंट में एज है वो है y। तो अगर मैं बोलूँ आज से 5 साल बाद तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 5, बेटे की भी कितनी हो जाएगी y प्लस 5 5 साल बाद। अगर मैं बोलूँ आज से 5 साल पहले जैकब की एज कितनी हो जाएगी x माइनस 5, बेटे की भी कितनी हो जाएगी y माइनस 5। तो ये कंसेप्ट आपको बस ध्यान में रखना है। फिर जो क्वेश्चन बोला है उसके हिसाब से हमें बस वैल्यू अरेंज करनी है। पहले बोला गया 5 साल बाद यानी जैकब की एज हो जाएगी x प्लस 5, बेटे की हो जाएगी y प्लस 5। बोला गया कि जैकब की एज अपने बेटे की उम्र की 3 गुना हो जाएगी, यानी जैकब की एज x प्लस 5 ये हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ इस बेटे की एज जो कि 5 साल बाद होगी y प्लस 5। तो पहली क्वेश्चन हमें यहाँ से मिल गई। इसके बाद जो दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया गया हमें वो है कि आज से 5 साल पहले जैकब की एज कितनी रही होगी x माइनस 5।
और उसके बेटे की y-5। क्वेश्चन में बोला गया कि आज से 5 साल पहले जैकोब की एज अपने बेटे की उम्र की 7 गुना थी, यानी जैकोब की एज x-5 वॉज 7 टाइम्स ऑफ इस बेटे की एज यानी y-5। तो यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब दोनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पहली इक्वेशन मिलेगी x-3y इक्वल टू 10 एंड दूसरी इक्वेशन मिलेगी हमें x-7y इक्वल टू -30। इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। सो हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू पता करी जो आएगी 10 + 3y। इस x की वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे सेकंड इक्वेशन में जहाँ जहाँ x आ रहा है। सो हमें देखने को मिलेगा 10 + 3y - 7y इक्वल टू -30। यहाँ से हम y की वैल्यू को पता करेंगे सिंप्लीफाई करके, तो हमें मिलेगा y इक्वल टू 10। इस y की वैल्यू को हम इस x वाली इक्वेशन में रख देंगे y की जगह, तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी जो कि आएगी एज 40। तो यहाँ से हमें पता चल गया y किसकी एज मानी थी हमने, जैकोब के बेटे की, यानी जैकोब का बेटा प्रेजेंट में 10 साल का है और जैकोब जो है यानी x वो कितने साल का है, 40 साल का। सो क्वेश्चन यहाँ हमने सॉल्व कर दिया है। सो यहाँ आपकी एक्सरसाइज 3.3 खत्म होती है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आए हों एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग। गॉड ब्लेस।